नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 19 नवंबर को चुनाव होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। लेकिन पटना कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव से पहले ही एक बार फिर छात्र के गुटों में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और पथराव के बाद बमबाजी तक पहुंच गया, जिसमें 4 छात्र घायल हो गए। छात्रों के बीच हिंसक झड़प के बाद भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है और पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। एक बार फिर पटना कॉलेज में बमबाजी, वर्चस्व की लड़ाई में भिड़े छात्र। कई हॉस्टल के छात्रों ने किया पथराव। कैंपस में जगह जगह रोड़ेबाजी के निशान, बमों के बिखरे सुतली के टुकड़े और दीवारों पर बारूद के दाग और जमीन पर खून के छींटे बता रहे हैं कि झड़प कितना हिंसक रहा होगा। पथराव और बमबाजी कर छात्रों ने जिस कॉलेज परिसर को रण क्षेत्र में तब्दील कर दिया, वो पटना कॉलेज अब पुलिस छावनी में तब्दील है। होती रही। एक बार फिर से पटना कॉलेज हंगामे का गवाह बना है और देखिए इस वक्त पटना कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। उसी पटना कॉलेज को जो अभी से थोड़ी देर पहले रण क्षेत्र में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था। मिंटो हॉस्टल और इकबाल और जैक्सन, ये 2 हॉस्टल के बीच 3 हॉस्टल के बीच मारपीट हुई है और यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस टीम जो है वो पहुंच गई है। दरअसल पटना कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव होना है, जिसको लेकर अभी से ही कॉलेज कैंपस में दबदबा कायम करने के लिए 4 हॉस्टल मिंटो, जैक्सन, नदवी और इकबाल के छात्र आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 छात्र घायल भी हुए हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी बमबाजी को पटाखा बता रहे हैं। 5-6 पटाखा भी फोड़े हैं। सुतली पटाखा नहीं, बम तो नहीं है, हमने देखा है। पटाखा है, सुतली पटाखा एक होता है। हाँ, तो पटाखा है, बम नहीं है। और हल्की चोटें 3-4 स्टूडेंट्स को आई है, हल्की चोटें आई हैं। कभी स्थानीय लोगों के साथ तो कभी आपस में ही भिड़ जाते हैं छात्र। सवाल है कि बार बार पटना कॉलेज में उपद्रव क्यों होता है? क्या हॉस्टल में छात्रों के रूप में उपद्रवी रहते हैं या फिर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है पटना कॉलेज का हॉस्टल? हर बार जो हॉस्टल के छात्र हैं और कभी बाहर के छात्र स्थानीय लोग हैं वो इसी तरीके से आपस में भिड़ जाते हैं और कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो पैदा कर देते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गजवाए हिंद के मामले में पटना के फुलवारी शरीफ में एक बार फिर एनआईए ने छापेमारी की। करीब 4 घंटे तक 3 ठिकानों पर तलाशी हुई, जिसमें नापाक साजिश के सबूत खंगालने के लिए एनआईए की टीम ने लैपटॉप, मोबाइल और कई कागजात बरामद किए हैं। एनआईए की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। पटना में एक बार फिर एनआईए की दबिश। पीएफआई मामले में फुलवारी शरीफ में छापा। 4 घंटे तक 3 ठिकानों पर छापेमारी। लैपटॉप, मोबाइल और कई कागजात जब्त। पीएफआई के नापाक इरादे और गजबाए हिंद के मामले में शक की सुई बार बार पटना और फुलवारी शरीफ में आकर टिक जाती है। नापाक साजिश के तार एक बार फिर मंगलवार को एनआईए की टीम को दानापुर के फुलवारी शरीफ तक खींच ले आई, जहां 3 जगहों पर 4 घंटे से ज्यादा पीएफआई से जुड़े एक तार खंगाले गए। खानकाहा मोहल्ले में बसारत करीम के घर से जांच एजेंसी ने मोबाइल और लैपटॉप को सील कर अपने साथ ले गई, जबकि मुनीर कॉलोनी से पहले ही गिरफ्तार हो चुके मरगूब अहमद दानिश के घर से भी एक मोबाइल और कई कागजात हाथ लगे हैं। दानिश का नाम ले रहे थे, दानिश की तरफ से हम आए। अच्छा, तो दानिश की गिरफ्तारी हुई थी पहले जुलाई के महीने में। हाँ। तो उससे क्या कनेक्शन यहाँ पे? उससे कोई कनेक्शन तो था नहीं, हम लोग को जो मालूम है हम लोग से बातें आए। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई मामले में बसारत करीम के एक बेटे कामिल करीम के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया था, जिसे लेकर एनआईए की टीम ने बसारत करीम के घर पर दबिश दी और अब उस मोबाइल से जांच एजेंसी पीएफआई के नापाक इरादों के मास्टरमाइंड तक पहुंचने का रास्ता तलाश करेगी। किस बच्चे को लेकर के उनको ज्यादा? हाँ, कामिल करीम, उन्हीं का मोबाइल भी ले गए। तो क्या हुआ था उस मोबाइल से? क्या हुआ था? कहीं के लिए हम सर्च करेंगे, देखेंगे। मैंने आपको बताएगा ना कि इस मोबाइल से कुछ कनेक्शन, क्या कनेक्शन आया? हाँ, तो उस टाइम तो बताया तो नहीं है, सबको सील करके ले गए।
फुलवारी शरीफ में युवाओं का ब्रेन वॉश कर पीएफआई की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग देने का खुलासा हुआ था, जिसका मकसद साल 2047 तक गजवाए हिंद के जरिए भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग थी, जिसके लिए किसी भी हद तक जाकर हिंसा को हथियार बनाकर बहुसंख्यकों में दहशत फैलाना था और इसके लिए विदेशों से भी फंडिंग हो रही थी। साजिश के खुलासे के बाद 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें कई अब भी फरार हैं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। आईआरसीटीसी घोटाले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को बड़ी राहत देते हुए तेजस्वी की जमानत को रद्द नहीं किया। तेजस्वी को जमानत देते हुए कोर्ट ने उन्हें सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। सीबीआई ने तेजस्वी पर गवाहों को प्रभावित करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए उनकी जमानत को रद्द करने की मांग की थी। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी को राहत। फटकार के साथ जमानत बरकरार। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तेजस्वी को राहत मिलते ही पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं के मन में लड्डू फूट गए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत कोर्ट ने बरकरार रखी है। कोर्ट ने तेजस्वी को चेतावनी देते हुए फैसला सुनाया कि बेल कैंसिल करने का कोई आधार नहीं है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम और आरोपी तेजस्वी यादव को फिलहाल सीबीआई की उस अर्जी पर एक बड़ी राहत मिली है, जिस अर्जी में सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने न केवल उन्हें राहत दी बल्कि एक कड़ी चेतावनी दी और ये कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लिहाजा जब भी वो बोलें तो शब्दों का चयन करके बोलें और ऐसा बोलें कि जिससे लोगों पर इसका प्रभाव ना पड़े। हालांकि कोर्ट ने एक बड़ी चेतावनी देते हुए तेजस्वी यादव से यह भी कहा कि भविष्य में बयान देते हुए तेजस्वी यादव संवैधानिक पदों का और शब्दों का चयन ध्यान में रखें। जाहिर तौर पर तेजस्वी को राहत मिलने पर आरजेडी खेमे में खुशी का माहौल है। जमानत को बरकरार रखने के फैसले का वन एवं पर्यावरण मंत्री और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने कहा कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं। हम लोग हैं कि काम कर रहे हैं और भगवान भी देख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और पूरी बिहार की जनता का आशीर्वाद है, तो राहत मिला है, अच्छी बात है। आरजेडी खेमा भले ही खुश हो, लेकिन विपक्ष राहत मिलने के बाद भी तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी है, फटकार लगाई है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि आपको हाजिर होना पड़ा कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट में एक डिप्टी सीएम को वो भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जाना, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव जमानत पर है। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जनसभाओं के जरिए सीबीआई के अधिकारियों और उनके घर वालों को धमका रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ चल रहे मामले की जांच पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव की जमानत रद्द की जाए, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तेजस्वी को राहत दे दी है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश सिंह और सुशील पांडे की रिपोर्ट। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर असिस्टेंट इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए घूस लेते हुए एक असिस्टेंट इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने असिस्टेंट इंजीनियर को दबोच लिया है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में तैनात मोहम्मद अब्दुल रकीब को गिरफ्तार किया गया है। बिल भुगतान के बदले घूस लेने का आरोप लगा है असिस्टेंट इंजीनियर पर।
गब्बू सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई है। कल गब्बू सिंह की 4 कंपनियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इससे पहले 14 अक्टूबर को गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर छापेमारी हुई। यह पता लगाया जा रहा है कि गब्बू सिंह का किन लोगों के साथ कारोबारी संबंध है और ऊंची पहुंच के बल पर गब्बू सिंह ने कितना फायदा उठाया है। और गब्बू सिंह केस में अब तक क्या कुछ हुआ, यह जान लेते हैं। दरअसल 14 अक्टूबर को गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर छापेमारी हुई। घर और होटल पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। बोरिंग कैनाल रोड में गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर छापेमारी की गई। पटना के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में भी टीम ने छापेमारी की। गब्बू सिंह के पार्टनर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। आयकर की छापेमारी में करीब 50 लाख रुपए कैश बरामद हुए और इसके साथ ही लाखों के गहने, बैंक लॉकर्स, करोड़ों के निवेश का भी खुलासा हुआ। 15 अक्टूबर को गब्बू सिंह के अकाउंटेंट के घर पर छापेमारी की गई। गब्बू सिंह के मामले में आयकर जांच लगातार होती रही। आयकर की टीम ने 40 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया। सीनियर आईएएस, आईपीएस से गब्बू सिंह के संबंध है, इस बात का भी खुलासा हुआ और आईएएस, आईपीएस का काला धन गब्बू सिंह की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है। गब्बू सिंह ने टैक्स चोरी के लिए फर्जी कंपनियां बनाई और 17 अक्टूबर को गब्बू सिंह की 4 कंपनियों पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग की इस छापेमारी में यहां पर भी 50 लाख रुपए तक कैश बरामद हुए और कुल मिलाकर अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जा चुके हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है जहां पर विद्युत पावर सब स्टेशन में आग लग गई है। सब स्टेशन के मीटरिंग यूनिट में आग लगी है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फतुहा के कल्याणपुर की घटना बताई जा रही है। बिजली विभाग को इस दौरान लाखों का नुकसान हुआ है। छपरा में यूपी की तर्ज पर पुलिस ने फरार मनचले के घर पर बुलडोजर चलाया। दरअसल 27 सितंबर 2021 को बाइक पर जा रही महिला के साथ कुछ मनचलों ने रोककर छेड़खानी की थी। साथ ही इस वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। 1 साल बाद फरार आरोपी के घर पर दरियापुर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। एसपी संतोष कुमार ने बताया कि यह घटना शर्मसार करने वाली थी। आरोपी के खिलाफ प्रभावी कुर्की की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला के साथ कुछ लोग जो है ऐसी घटनाएं कर रहे थे जो कि जिसका वीडियो बना करके वायरल किया गया था और वो घटना काफ़ी शर्मसार करने वाला था। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर 4 अभियुक्तों को उसी दिन पकड़ लिया गया था और बाकी जो लोग बचे हुए थे उनकी भी बाद में गिरफ्तारी हुई थी। उसमें से एक अभियुक्त बच गया था जो कि फरार चल रहा है, तो उसके घर पर प्रभावी तरीके से कुर्की की गई है। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को कार्यकर्ताओं ने सिक्कों से तौल दिया। सदर प्रखंड के जादवपुर में जनसंपर्क करने पहुंचे आरजेडी के उम्मीदवार को सिक्कों से तौलने के बाद नारेबाजी की गई। इसके बाद आरजेडी की नेताओं ने जादवपुर बाजार में जनसभा की। 3 नवंबर को गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। और इधर मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बाहुबलियों को इस बार बाहुबलियों का साथ मिल रहा है। मोकामा के मैदान में बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के लिए सूरजभान सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है, तो आरजेडी से नीलम देवी के लिए विवेका पहलवान दमखम लगा रहे हैं और दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए सूरजभान पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आरजेडी के लिए विवेका पहलवान विकास के मुद्दे पर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। मोकामा के चुनावी मैदान में दोनों दिग्गज प्रत्याशी बाहुबलियों की पत्नी है। बीजेपी से सोनम देवी बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है, तो आरजेडी से नीलम देवी बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी है। देश को संदेश देना है,
कि बिहार का बदलाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, इस इलाका को क्या भागीदारी रहा। हम ये संदेश रहेगा। और हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मजदूरी मांग रहे हैं कि इनको मजदूरी दे। अनंत सिंह की पत्नी इस बार चुनाव जीत रही हैं, दावा करेंगे? 100% मोकामा जनता आशीर्वाद मिल गया है। लेकिन नीतीश कुमार और बाकी जदयू के जो लोग हैं वो नहीं दिख रहे हैं चुनाव प्रचार में। देखेंगे, ये लोग हैं एक पार्टी में है, मिलकर करेंगे। अपने थाली बजा रहे हैं कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब तस्कर मान नहीं रहे। शराब मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्णिया में उत्पाद विभाग की टीम ने पार्सल डाक वाहन में शराब की तस्करी करते हुए करीब 25 लाख रुपए की लागत से शराब को जब्त किया है। वहीं पिकअप वैन में भी तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। शराब तस्कर अब शराब की तस्करी के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम भी काफ़ी सक्रिय हो गई है और इन शराब तस्करों को लगातार पकड़ रही है। आज आप देख सकते हैं कि ये डाक पार्सल वाहन है। इस डाक पार्सल वाहन के जरिए शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में डाक पार्सल वाहन को रोककर जब जांच की गई तो इसमें से लगभग 200 कार्टून शराब पकड़ाया है। हमारे साथ हैं उत्पाद अधीक्षक दीनबंधु जी, इनसे बात करते हैं। सर, ये शराब तस्कर देख रहे हैं कि नए तरीके अपना रहे हैं तस्करी के, किस तरह से शराब की तस्करी हो रही थी और क्या पकड़ा है? ये गुप्त सूचना प्राप्त हो रहा था कि ये शराब जो है सो डाक पार्सल में लाया जा रहा है। इसी क्रम में ये डाक पार्सल गाड़ी हाईवे पे देखी गई, उसकी रोक कर जाँच की गई। जाँच के क्रम में वो शराब कितना शराब था इसमें? 250। टोटल कितना होगा ये 25 लाख रुपए लगभग ये मार्केट मूल्य का है। तो इसके अलावा ये तहखाना बना के भी ये जांच के क्रम में ये पता चला कि नई गाड़ी में तहखाना बनाया हुआ है जो शराब के लिए ही यूज किया जा रहा है। तो इस तहखाने में 20 कार्टन शराब जब्त किया गया जो तहखाना से निकाल कर। क्या पहले भी देखा गया है कि टैंकलोड़ी में शराब लाया जाता था या नए तरीके अपनाए जा रहे हैं? तस्कर जिस तरह से सघन जांच किया जा रहा है गाड़ियों का, उसके क्रम में वो नए तरीके अपना रहे हैं जिससे ताकि शराब का तस्करी किया जाए। लेकिन हम लोग के द्वारा ये सघन वाहन जांच के क्रम में ये शराब का तस्कर पकड़ा गया। बिल्कुल, अब शराब तस्कर नए तरीके अपना रहे हैं। कभी डाक पार्सल वाहन के थ्रू तो कभी टैंकलोड़ी के द्वारा या कभी वाहनों में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन काफ़ी सक्रिय है और लगातार शराब तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। गोपालगंज में कोचिंग के लिए घर से निकली छात्रा को अगवा कर अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। छात्रा का शव तालाब से बरामद किया गया। घटना मांझागढ़ थाना के धर्मप्रसा मियाटोली की है। छात्रा के परिजनों ने रेप की भी आशंका जाहिर की है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन में जुट गई है। के बाद अपहरण कइल गइल बा। अपहरण करके साजिश के तहत कहीं ले जाके हो सके कि बलात्कार भी कइल गइल बा। और ओकरा बाद वो जिससे मर्डर करके ले आके जी तालाब में फेंकल गइल बा। ये घटना के जानकारी सुबह जी के स्थानीय लोग दियल कि वो जा चुकी है, साइकिल से ही खजूरिया जा चुकी है, नहीं बता पाई है, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। उसको अपहरण कर लिया गया है। अपहरण के बाद जो भी किया गया है तालाब में उसको अभी सुबह हमको 9 बजे तालाब में उसको 100 बरामद हुआ, जिसमें ऊपर तालाब में पानी में उसका आया था 100। तो वहाँ के कुछ पब्लिक लोग देखे तो हम लोग के पास मैसेज गया, तो मैसेज के बाद वहाँ पे हम लोग पहुँचने के बाद देखे कि यहाँ पे है। उससे उसका लाश निकाला गया। लाश निकालने के बाद से वहाँ पे फिर ढूंढा गया तो उसका बैग निकला। बैग के बाद से साइकिल निकला। महापर्व छठ को लेकर पटना में तैयारी चरम पर है। छठ घाटों और तालाबों को दुरुस्त करने की तैयारी में जिला प्रशासन और नगर निगम युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। गर्दनीबाग कच्ची तालाब को भी खूबसूरत और सुरक्षित बनाया जा रहा है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। छठ को लेकर जहां जिला प्रशासन और नगर निगम गंगा घाटों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, वहीं गर्दनीबाग के कच्ची तालाब में भी तैयारियां चल रही है। तो इस वक्त नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हैं यहां पर जायजा लेने के लिए, और आप देखिए किस तरह से पानी को जो है पूरी तरह से साफ किया गया है। यानी फव्वारा भी निकल रहा है और
घाट जो है काफ़ी सुंदर बनाया जा रहा है, क्योंकि साल दर साल यहाँ पर व्रतियों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। इस बार भी गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद जो इस इलाके के लोग हैं वो आसानी से सहूलियत के साथ यहाँ पर छठ कर सकेंगे, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। तो इस वक्त नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी हमारे साथ हैं, साथ ही वार्ड नंबर 16 के वार्ड कमिश्नर भी हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे और आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। सर, क्या लग रहा है, छठ में काफ़ी कम दिन है, जो गंगा घाट हैं एक तरह से चुनौती बना हुआ है, जो तालाब है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कच्ची तालाब हम लोग का अभी आज के डेट में ही लगभग फुली प्रिपेयर्ड है। जैसा कि देख रहे हैं कि पानी की सफाई भी हम लोग लगभग कर चुके हैं। चूना ब्लीचिंग वगैरह का काम इसमें अभी बाकी है और फिर से इसमें एक बार जाल का भी काम चलेगा। और सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें पानी की सफाई तो है ही, यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर परमानेंट बैरिकेडिंग का व्यवस्था किया गया है, निगम के तहत ये काम किया गया। इस साल किया गया है? जी हाँ, इस बार किया जा रहा है ये अभी तक। अच्छा, ये जो बैरिकेटिंग के लिए व्यवस्था आपने कराया है, क्या इसके बीच में कोई लोहा का रड डालेंगे या फिर रस्सियां लगाएंगे इसमें? अभी हम लोग इसमें टेम्पोररी व्यवस्था के तहत तो बांस बल्ले का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें आगे जो है इसमें हम लोग परमानेंट लोहे या स्टील का जो रॉड हो सकता है वो हम लोग इसका व्यवस्था करवाएं। कोशिश यही है कि जो भी घाट है उसे सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाए। यही वजह है कि गर्दनीबाग कच्ची तालाब है, यहाँ पर इस बार जो बैरिकेटिंग आप देख पा रहे हैं, परमानेंट बैरिकेटिंग की व्यवस्था कराई गई है और बड़े सीमेंटेड जो यहाँ पर देख सकते हैं बिंब तैयार कराए गए हैं, ताकि जो व्रती है इसमें कोई तरह की घटना ना हो, आसानी से वो छठ कर सकें। जाहिर है गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में घाटों पर तो जरूर चुनौती है, लेकिन कोशिश यही है कि जो तालाब है वो वैकल्पिक रूप से काम करे और वहाँ पर आसानी से लोग छठ कर सकें। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।